Everyone, again I welcome you all in our next lecture and जो आज का हमारा लेक्चर है that is the problem of deficient demand and excess demand। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस करने वाले हैं एंड अपने आप में एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो हम स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत इनपुट आपको फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी का भी देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आपका रिकॉल भी हो जाएगा। सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इफ यू हैविंग सर्टेन क्वेरीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी आल्सो। एंड अगेन आई वुड रिपीट कि इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो यहाँ पे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही डिस्कस नहीं करना है, हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मीन क्या है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपको हाईलाइटर से वापस चीज को दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इन द कीन्स scheme of things equilibrium between AS and AD is possible at, देखिए जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो AS और AD अप्रोच में आप तीन जगह देख सकते हैं। एक अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। एक इसी AS एंड AD अप्रोच में फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी आती है और एक सिचुएशन आता है जहां हम बात करते हैं बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे उस बिलीफ से जहां हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम स्ट्रक वहां होता है जहां हम एएस और एडी को इक्वल करते हैं, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बहुत डिस्कस करेंगे। और एक हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे इकोनॉमी में जितने लोग उनका जॉब नहीं लगा है, बट बिकॉज एडी और एएस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है, तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम माना जाएगा। ओके, सो उस सिचुएशन को हमें डिस्कस करना है। तो आगे एक स्लाइड में मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट किसको माना जाएगा, एंड वो सिचुएशन कौन सी बोलेगी जहां हम बोलेंगे कि भैया हाँ ये सिचुएशन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। बट वो क्या है इसे हम एक डायग्राम से मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम माना क्या जाएगा। देखिए जहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वेट कर जाएगा एग्रीगेट सप्लाई को, उस पॉइंट को हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट वहां पे सिर्फ इन दोनों की इक्वेट करने से ही काम नहीं चलेगा, वहां पे हम ये भी अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे जितने रिसोर्सेज हैं, दैट मींस जितना हमारा मैन पावर है वो भी पूरा का पूरा जॉब लग गया है। इसे मैं अभी एक डायग्राम से आपको समझाऊंगा आगे वाले में कि मैं किसकी बात कर रहा था। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन आप देख रहे हैं इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब प्लांट आउटपुट जब प्लांट एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा और that is equals to OL corresponding to the situation of full employment when AS functions turns to become a vertical straight line। इस लाइन का क्या मतलब है इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये भी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मैं जब अगली वाली स्लाइड में भी आपको जब डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये सिचुएशन है। उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट को हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पहले मैं आपको इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझाता हूँ कि ये क्या चीज है। देखिए अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड की। जब भी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम आता है तो वो तब आता है जब या तो मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड होगी, एक्सेस डिमांड होगी। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड नहीं है और एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा है, मार्केट में सप्लाई है कम और डिमांड है ज्यादा। जब भी ये दो सिचुएशंस आती हैं तो मार्केट में बिजनेस साइकिल्स की कंडीशन भी आती है। बिजनेस साइकिल्स मींस कभी इकोनॉमी बूम पे जाएगा, कभी इकोनॉमी डाउन करेगा, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और कभी इकोनॉमी पूरी तरह से डिप्रेसिंग मोड में चला जाएगा। तो वो जो सिचुएशंस होती हैं हम उसे बिजनेस साइकिल रेफर करते हैं। और ये दोनों ही कंडीशन तब आती है बिजनेस साइकिल की, ये बिजनेस साइकिल का सिचुएशन तब आता है मार्केट में जब डेफिशिएंट डिमांड या मार्केट में एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इमर्ज्ड होती है। आई होप आपको यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया है। अब हम इसको आगे की तरफ डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आए हैं, आपको ये भी समझ में आएगा कि हम अंडर एम्प्लॉयमेंट किसे बोल रहे थे, हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था।
ये सब कुछ समझाने से पहले फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है। डेफिशिएंट डिमांड सिंपली ये मीनिंग है कि जब डिमांड मार्केट में सप्लाई से कम है, डिमांड मार्केट में सप्लाई से कम है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करिएगा। इसका मतलब क्या है ये मैं भी आपको समझाने वाला हूं अब, क्योंकि इससे पिछली 2 स्लाइड्स में हमने सिर्फ थ्योरेटिकल बात की है। यहां मैं अब आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है। डेफिशिएंट डिमांड आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, वो सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मींस इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तो है, बट कौन सी कंडीशन में? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा, उससे आप समझ जाएंगे। दिस इज माई एएस। अभी आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एएस इज अ 45 डिग्री स्ट्रेट अपवर्ड लाइन। ये कैसे बनता है हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं, शेड्यूल भी डिस्कस कर चुके हैं एएस वाले चैप्टर में। एंड इट ऑलवेज रिमेन्स अ 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। इस वाले एक्सिस पे, दिस इज एक्स एक्सिस, इस पे हम लोग हमेशा आउटपुट एंड इनकम को ही रेफर करते हैं। एंड जो डिमांड है या वो सप्लाई है उसे हम हमेशा इस वाले सप्लाई तो इस एक्सिस पे आगे एक तरीके से, हम डिमांड को हम हमेशा इस वाले एक्सिस पे रेफर करेंगे। यहाँ पे हम इस डिपेंडेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। ये लाइन क्लियर हो गया है, 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। अब हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि डिफ्लेशनरी गैप है क्या और ये कब एग्जैक्टली इकोनॉमी के अंदर इमर्ज्ड होता है, ठीक है। एडीएफ शोज, यहां पे आप एडीएफ को देखिए, एडीएफ का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, ध्यान रखिएगा। और एडीएफ शोज एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो सिचुएशन है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। यहां फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि एक इकोनॉमी के अंदर इतने लोग हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख एंड 50 लाख। यहाँ ये 50 लाख पीपल है, ऐसे समझ लीजिए। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ आप आउटपुट भी लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं, जीडीपी भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी मेंशन किया जा सकता है। तो हमने ये मान लिया कि एक इकोनॉमी में इतने लोग हैं, इससे आगे कोई नहीं है। एक इकोनॉमी में ये 10 लाख मान लीजिए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है। और ये देखिए 50 लाख जितने भी हैं वहां पे एएस और एडी ने एक दूसरे को क्रॉस किया। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट जब इकोनॉमी में है और जिस पॉइंट पे एएस और एडी एक दूसरे को इक्वेट करते हैं, उस वाले पॉइंट को हम रेफर करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंट डिमांड की। इकोनॉमी के अंदर ऐसी कुछ सिचुएशंस हुई जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, मार्केट में रिसेशन आ गया, डिमांड नहीं रही, और ऐसा सब कुछ होने की वजह से मार्केट में डिमांड कम हो गया। ये देखिए, जो डिमांड यहां था एडीएफ, ये रिड्यूस होके यहां पे आ गया। डॉटेड लाइंस का मतलब होता है बाद वाली कंडीशन, यानी इनिशियली हम इस लाइन को डिस्कस कर रहे थे, जो लाइन है। बाद में क्या हुआ कि मार्केट में डिमांड कम हो गई और डिमांड एडी से यहां पे आ गई। एक्चुअल डिमांड इतनी रह गई, हम तो इतना मान के चल रहे थे, लेकिन एक्चुअल डिमांड यहाँ आ गई। अब अगर एक्चुअल डिमांड यहाँ आ गई तो इतने लोगों को जो जॉब लग रहा था उनका जॉब रिड्यूस होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे लोग। क्यों होंगे? क्योंकि इंडस्ट्रीज को इतने लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज को इतने लोगों की जरूरत नहीं रहेगी तो वो मार्केट में क्या करेंगे? अनडाउटली लोगों को जॉब से निकालेंगे, प्रोडक्शन कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करेंगे तो लोगों को मार्केट से बाहर निकालेंगे, यानी कि अनएम्प्लॉयड करेंगे। जब वो लोगों को अनएम्प्लॉयड करेंगे तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट की 50 लाख जो पीपल थे वो कितने पे आ जाएंगे? 40 लाख पे। 40 लाख का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो इनकम भी रिड्यूस हो गई। अब देखिए, अब हमारे इतने 40 लाख की जॉब लगी, 10 लाख अनएम्प्लॉयड है इकोनॉमी में। पॉइंट क्या है? वापस एएस ने इस एडी को E1 पे इक्वेट किया। देखिए, ये भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बट कौन सा वाला? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। व्हाई इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट? रीजन बीइंग, क्योंकि अभी 40 लाख का ही जॉब लगा है, 10 लाख आइडियली फ्री बैठे हैं बिकॉज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड। मार्केट में डिमांड कम हो गया, लेबर की इतनी जरूरत है नहीं, तो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये वाला आया जहां पे पूरे लोगों की जॉब्स नहीं लगी हुई है। उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड ये जो आप गैप देख रहे हैं ई और बी का, ये वाला गैप, इसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप।
अब अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में डेफिशिएंट डिमांड का डायग्राम बनाने के लिए बोले या डिफ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करने के लिए बोले, दोनों में आप सेम डायग्राम बनाएंगे और सेम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया। एंड एक चीज और समझ लीजिए, देखिए अब यहाँ कुछ पॉइंट है। एडीयू शोज एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए एडीयू शोज एडी कॉरस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एडीयू वाला पॉइंट है, ठीक है। एफसी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एफसी इज अ वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडीएफ एंड एडीयू। एफसी का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडी एंड एडीएफ, ठीक है। दोनों के बीच में वर्टिकल डिफरेंस है, बिल्कुल बराबर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ओएन इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये जो आपका ओएन इज इक्विलिब्रियम आउटपुट और ओएम इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है, ध्यान रखिएगा। इसे एग्जामिनर ने, इसे आप एन भी लिख सकते हैं, इसे एम लिख सकते हैं, इसे M1 और M भी मेंशन कर सकते हैं, बट ये इनिशियल कंडीशन थी इसलिए ऐसे आपने इसको M मेंशन किया और इसको M1 मेंशन किया है। जो डेफिशिएंट डिमांड है वो मैं पहले बता चुका हूँ क्या होती है, ADF माइनस ADU। तो ये जो FC का डिफरेंस होगा, जो ADF यानी कि ये वाला और ADU यानी कि ये वाला, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है, इसमें अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया है। अब मैं अगली पॉइंट पे, डिफ्लेशनरी गैप, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि मोर और लेस सेम चीज है, सेम डायग्राम यहाँ पे आ गया है। डिफ्लेशनरी गैप की भी रीजंस वही है कि जब एडी कम है एएस से at a full employment corresponding to full employment equilibrium in the economy, that is called deflationary gap। तो पॉइंट ले दे के वही आ रहा है, वापस हम कैसे गैप कैलकुलेट करेंगे, ADF माइनस ADU, भाई ADF माइनस ADU, तो वो जो सिचुएशन है दैट इज कॉल्ड, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आउट है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड होता है, किसकी डिस्कस करेंगे हम लोग। हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं मैं, वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको इन चीजों को मेमोराइज करने का जरूरत नहीं है। वो पॉइंट्स क्या है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, पेन से लिख देता हूं। देखिए अगर आप लोगों को याद हो, बिकॉज मैं माउस से मैंने मेंशन किया है इसलिए रेड वाला जो मैंने माउस से मेंशन किया है, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा मेरा लिखता हुआ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। एडी एक जो चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको कुछ कंपोनेंट बताए थे एडी के, सी, अगर आप लोगों को याद हो, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस, आई होप आपको ये चीज याद आ गई होगी। एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स बताए थे मैंने आपको, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। यहां से आप रीजंस निकाल सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड के बहुत इजीली, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको वापस हाइलाइटर से बता रहा हूं। देखिए डिमांड कब कम होगी मार्केट में, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट देखिए, लोगों की एमपीसी यानी लोगों ने कंजप्शन को कम कर दिया है, डिमांड कम हो जाएगी। लोगों ने अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम हो गया है तो भी डिमांड कम हो जाता है। गवर्नमेंट अपने रिडक्शंस कर देती है, अपने परचेज में एक्सपेंडिचर नहीं करती है गवर्नमेंट, तो भी डिमांड कम हो जाता है। एक्सपोर्ट्स अगर किसी कंट्री के कम हो जाते हैं तो भी डिमांड कम हो जाता है। इंपोर्ट्स अगर किसी कंट्री के बढ़ जाते हैं तो भी उस कंट्री की डिमांड कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड देखना चाहता हूं तो बहुत सिंपल ट्रिक है, एडी के कंपोनेंट को डिस्कस कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन इमर्ज्ड होती है। इसके कुछ और रीजंस भी है, जैसे आप यहाँ देखिए, जब कमर्शियल बैंक्स रिडक्शन कर देते हैं क्रेडिट क्रिएशन में तो ऑटोमेटिकली मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। तो जब भी डिक्रीज या डिडक्शन होगा मनी सप्लाई के अंदर कमर्शियल बैंक्स के एंड पे, तो भी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा। मैंने अभी आपको उस पर समझा दिया है गवर्नमेंट का ये वाला पॉइंट, तब भी प्रॉब्लम होगा। कंजप्शन डिमांड, लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम हो गई है, प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गई,
लोगों ने सेविंग करना ज्यादा कर दिया है और कंजप्शन कम करना कम कर दिया है। जैसे अभी कोरोना का एग्जांपल देखिए, लोग अभी सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन पे कम कर रहे हैं। रीजन भी उन्हें नहीं पता कि कब तक ये लॉकडाउन चल सकता है। तो देखिए कंजप्शन का पॉइंट क्लियर हो गया है, गवर्नमेंट का पॉइंट क्लियर आ गया है। इन्वेस्टमेंट किसकी वजह से, मनी सप्लाई कम होगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ा देती है तो भी लोगों के पास खर्च करने को पैसा कम पड़ेगा, तब भी मार्केट में डिमांड कम होती है। डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, अगर इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो भी मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी। आपके एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए तो भी आपकी इनकम खत्म, तो आप डिमांड नहीं करेंगे। और इंपोर्ट अगर बढ़ गए तो आप टेक्निकली यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है डेफिशिएंट डिमांड के। दैट मीन्स कि अगर डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर तो क्या क्या होगा। ये तो कारण थे, रीजंस थे कि किस वजह से डिमांड कम होती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या चीजें होंगी डेफिशिएंट डिमांड की वजह से। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे मार्केट में डिमांड कम होगा, मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्यों, डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन को कई चीजें हैं जो उसके पास स्टॉक पड़ा रहेगा तो वो उसको कम प्राइस पे भी निकाल देगा। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है प्रोडक्ट खराब हो जाए या उसको वेयर हाउस का पैसा पे करना पड़ रहा है। तो जब भी मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड होगा, प्राइस लेवल से क्या होगा, प्राइस लेवल कम आ जाएगा। जो प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट है बिजनेसमैन का, वो या तो नील हो जाएगा या वो बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे काम करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसे सभी प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलने लगेंगे। इकोनॉमी का जो नेशनल इनकम है, यानी कि जो इनकम लेवल है, वो कम हो जाएगा। बिकॉज जब लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे, जब डिमांड ही नहीं होगा तो मार्केट में इनकम बढ़ने का कोई सवाल नहीं है। जब इनकम खत्म होगा तो मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं है तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगी। और जब एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी किसी इकोनॉमी के अंदर, तो ये शॉर्ट है, जब डिमांड और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दोनों कोरिलेटेड चीजें हैं, तो मार्केट में 110% रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। रिसेशन डिप्रेशन का मतलब मार्केट बिल्कुल खत्म, डिमांड फिनिश और बिजनेसमैन बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएगा। तो दीज आर दी कंसिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए। अब हम आगे की तरफ मूव, अब हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सेस डिमांड का। जैसे हमने अभी डेफिशिएंट डिमांड डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेस डिमांड। पहले हम एक्सेस डिमांड के मीनिंग को समझ लेते हैं। अगेन इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन AD इज इक्वल टू AS। देखिए AD इज इक्वल टू AS, दिस इज AS एंड दिस इज AD। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस डिमांड कब होगी मार्केट में, जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं, लाइन एग्जाम में मेंशन करनी है प्लीज, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड में हमने क्या डिस्कस किया था, व्हेन AD लेस देन AS कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। डायग्राम को फिर समझते हैं। दिस इज वाई लाइन, अब आपको बहुत मैं थोड़ा सा स्पीड से समझाऊंगा यहाँ पे। दिस इज AS, ये इनिशियल डिमांड है मार्केट की। देखिए ये मार्केट की इनिशियल डिमांड है। C+I होता है डिमांड का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल में, आपको याद आ गया होगा। ये वो कंडीशन है जहां पूरे लोगों का जॉब लग गया है, 50 लाख है, 50 के 50 लाख का यहाँ पे जॉब लग गया है। यहां तक पॉइंट समझ में आनी है। अब मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के, या जब डिमांड है मार्केट में तो कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, इंड्यूस्ड। तो मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गया, किस वजह से इंक्रीज हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ। इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ मतलब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कब होगा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी। बट एक प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं सकता। क्यों, जितने लोग थे इकोनॉमी में उन सबका जॉब लग चुका है। तो अगर सबका जॉब लग चुका है, मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्या आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप कहेंगे सर अगर हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, सबकी जॉब लग गई है, तो हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते। बिकॉज यहाँ पे हम शॉर्ट रन एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज वापस मेमोराइज करिए, और कीन्स की जितनी थ्योरी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो शॉर्ट रन में डिस्कस कर रहे हैं। एंड शॉर्ट रन में अज्यूम करके चलते हैं टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। दैट मीन्स डिमांड बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता। दैट मीन्स मार्केट में डिमांड का प्रेशर बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में महंगाई इंक्रीज होगी, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई बढ़ नहीं सकती।
इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एंड ये जो वर्टिकल डिफरेंस देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक महंगाई बढ़ेगी क्योंकि डिमांड तो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है। ये जो गैप है ई और एफ का, इस गैप को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इसे क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, और ये सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। बाकी एक्सप्लेनेशन सेम है। एग्जामिनर आपसे एक्सेस डिमांड का डायग्राम पूछे या आपसे इन्फ्लेशनरी गैप का पूछे, क्योंकि एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, और वही इन्फ्लेशन का गैप एक इन्फ्लेशनरी गैप भी होता है। तो आप डायग्राम सेम बनाएंगे, चाहे दोनों केस हो, चाहे एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, सेम डायग्राम बनके आप सेम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बार बार उसको रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। वो जो भी डायग्राम का मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, उसका थ्योरेटिकल प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं वहां पे आपको एग्जैक्टली क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। आप पहले वीडियो को वॉच करिएगा, उसके बाद जब इन चीजों को देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये एग्जैक्टली हम किस चीज को डिस्कस कर रहे थे और क्या हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे मूव कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वापस कोजेस ऑफ एक्सेस डिमांड की। अब देखिए, जो कोजेस मैंने आपको डेफिशिएंट डिमांड के समझाए थे, उन सारे पॉइंट्स को आप रिवर्स ऑर्डर में कर दीजिएगा। मैं आपको फिर वापस हाइलाइटर से ही पेन से समझाता हूँ। वापस हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की। मैं वापस माउस से लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको दिखेगा भी नहीं। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इसके 4 कंपोनेंट याद करिए, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब मैं आपको हाइलाइटर समझाता हूँ कि देखिए, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्सेस डिमांड कब होगा? जब लोगों ने अपना कंजप्शन इंक्रीज कर दिया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिए, कंट्री का एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, कंट्री के इंपोर्ट्स कम हो गए, और गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम कर दिया। ये जब सारी चीजें होंगी, मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रहा हूँ, क्या रीजन है एक्सेस डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को ले लीजिएगा, और कॉजेज ऑफ एक्सेस, जो डेफिशिएंट डिमांड में हमने क्या कहा था? कंजप्शन कम हो रहा है। डिमांड ज्यादा कब होगी? जब कंजप्शन ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो इनकम आएगी तो भी डिमांड इंक्रीज होगी कंट्री के अंदर, और इंपोर्ट अगर कम हो गए तो भी हमारा प्रेशर कम होगा और हमारे पास ज्यादा पैसा खर्च करने को होगा। एंड अगर गवर्नमेंट ने, एक एडिशनल चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, टैक्स रेट अगर सरकार ने कम कर दी तो हमारे पास ज्यादा इनकम खर्च करने को होगी, जिसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, जो हमारे हाथ में खर्च करने के लिए, तो भी मार्केट में एक्सेस डिमांड होगा। बात करते हैं कंसिक्वेंसेस। जैसे हमने डेफिशिएंट डिमांड के कंसिक्वेंसेस अभी जस्ट 10 मिनट पहले डिस्कस किए हैं, अब हम बात करेंगे क्या रीजंस होंगे, क्या होगा अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है। देखिए, अब आप समझ सकते हैं, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइसेस बढ़ेंगी अनडाउटली। प्राइसेस बढ़ेंगी तो बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। कंज्यूमर्स को लॉस होगा उनको, क्योंकि उनके पास में जो उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, उनकी सेविंग्स ज्यादा ड्रेन होंगी। मार्केट में जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा, क्यों? क्योंकि आप सप्लाई तो बढ़ा ही नहीं सकते। एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का प्रेशर होगा, एंड जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा जबरदस्त तरीके से, और एक बूम सिचुएशन जिसे आप बोलते हैं, वो इकोनॉमी के अंदर आपको दिखेगी। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किए कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, along with the explanation of full employment and under employment equilibrium। अब इसके बाद एक सिर्फ 3-4 स्लाइड्स और हैं, फिर हम इस एग्रीगेट डिमांड को आज यहाँ ओवर कर देंगे। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या किया जा सकता है अगर हमें कंट्रोल करना है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को। कि इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन हो जाता है तो भी प्रॉब्लम है, जब डेफिशिएंट डिमांड है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं, वो एक्सेस डिमांड की और डेफिशिएंट डिमांड की, इसे आप कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखिए, बहुत सिंपल है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, ये दो पॉलिसीज हैं जिससे हम एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं लेट मी रिपीट,
जब भी इकोनॉमी में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है, उन दोनों को कंट्रोल करने का, कॉम्बैट करने के लिए दो पॉलिसीज हैं, वन इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड वन इज फिस्कल पॉलिसी। अब देखिए, मैं इसे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, उसका एक रीजन है। मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले वाले लेक्चर्स में, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। मॉनेटरी पॉलिसी का लेक्चर देख लीजिएगा, मैं आपको क्लू दूंगा अभी इसी लेक्चर में कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे यूज किया जा सकता है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में। एंड फिस्कल पॉलिसी, ये जो मैं लेक्चर फिनिश करूंगा, इसके अगला वाला जो चैप्टर है वो हम फिस्कल पॉलिसी का ही डिस्कस करेंगे। तो आपको ये दोनों पॉलिसीज का सेपरेट एक्सप्लेनेशन इनके सेपरेट चैप्टर्स में देखना होगा। बट एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बता रहा हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी को कैसे यूज किया जा सकता है कॉम्बैट एंड इन पॉलिसीज को, फिस्कल पॉलिसी को भी मैं अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। हाँ, मैं आपको यहाँ दोनों पॉलिसीज को कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताऊंगा, आपको बहुत कुछ समझ में यहीं पे आ जाएगा। पहले हम फिस्कल मेजर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मेजर्स हैं। फिस्कल मेजर्स का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट अपने खुद के ट्रिक्स एंड मैकेनिज्म यूज करती है जब भी इकोनॉमी में एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड से बताऊंगा, बाद में आप मेरी फिस्कल पॉलिसी का जो लेक्चर है सेपरेट, उसे आप वॉच करिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मीनिंग ये है कि कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी और कहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। दिस इज ऑल अबाउट फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल मेजर्स। लेट मी रिपीट माय स्टेटमेंट, लेट मी रीटरेट। फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी का मतलब है कहां गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और कहां से गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। अब देखिए, अगर लेट्स से यहां पे देखिए, अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है, गेटिंग माय पॉइंट, या एक्सेस डिमांड है, तो दोनों सिचुएशन को समझिए। अगर इकोनॉमी के अंदर, तो लेट्स से कि अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देगी। जैसे लेट्स से कि नरेगा के ऊपर गवर्नमेंट ने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ज्यादा पैसा जो है मजदूरों को देना स्टार्ट कर दिया, तो जब लेबर के हाथ में पैसा जाएगा तो डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम खत्म होगा। सिमिलरली, जब भी लगता है कि एक्सेस डिमांड हो गई है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर देगी। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया हो। टैक्सेस, गवर्नमेंट को लगता है कि उसे कंट्रोल करना है डेफिशिएंट डिमांड को। डेफिशिएंट डिमांड मींस मार्केट में डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस को क्या करेगी, कम कर देगी। जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी, लोगों के पास ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी। डिस्पोजेबल इनकम मींस व्हाट, खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली वापस मार्केट में पैसा आ जाएगा और डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। पब्लिक बोरोइंग्स, गवर्नमेंट को जब लगता है कि अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, गेटिंग माय पॉइंट, या डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन हो गई, दोनों सिचुएशन कोई सा भी आ गया, तो उस केस में पब्लिक बोरोइंग्स भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन रहता है कि वो जो है पब्लिक बोरोइंग के थ्रू भी मार्केट में एक्सेस डिमांड को या डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा पैसा उधार लेती है। गेटिंग माय पॉइंट, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कम है, बट क्योंकि मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक्सेस करती है। एक्सेस करने का मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं, बट वो करने पड़ते हैं जब मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है। तो जब ऐसा होगा तो पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन खत्म हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो ये सब कुछ हमने फिस्कल मेजर्स के बारे में बात किया है। इसके बाद वाले लेक्चर में फिस्कल पॉलिसी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें वहां क्या करना और क्या नहीं करना, किस तरह से मार्केट में एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है फिस्कल मेजर्स के थ्रू। तो यहाँ मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, वहां करीब आधे घंटे का एक लेक्चर लूंगा मैं फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, आप प्लीज उसे वॉच करिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी हम बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएजन, राशनिंग, सब कुछ बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। एक बार समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। मार्केट में अगर एक्सेस डिमांड है, यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, या ऐसे समझ लीजिए मार्केट में डिमांड कम है, डिमांड है ही नहीं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट को कम कर देगा। जैसे बैंक रेट को कम करेगा,
कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेंगे और ज्यादा पब्लिक को लोन देंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट में एक्सेस डिमांड आ जाएगी, डिमांड ज्यादा आ जाती है यानी कि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इशू करेगा और जितना भी पैसा मार्केट में एक्सेस है उसे शॉक कर लेगा। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो जैसे आरबीआई से इंक्रीज करता है, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है मार्केट में। जैसे ही मार्केट में लिक्विडिटी खत्म होगी तो डिमांड खत्म हो जाएगी, तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। एसएलआर पे वही मेजर्स हैं जो मैंने बताए थे, मार्जिन रिक्वायरमेंट भी। तो ये इसके लिए प्लीज आप मेरा पिछला वीडियो मॉनेटरी पॉलिसी का देखिए, उसमें आपको एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, किस तरह से फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल कर सकता है। फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट एंड मॉनिटर करता है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं। इफ यू एक्चुअली लाइक दिस वीडियो तो आप प्लीज से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।